एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं विचारों को सच समझता हूँ और मेरा इस वजह से 2015 से इलाज चल रहा है। कैसे विचारों को विचार की तरह देखूं, क्योंकि विचार को सच समझकर उनके साथ तारतम्य बैठाकर उनके साथ होने की वजह से मेरे को मेरे काम में विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है। और अब कैसे मैं विचार को विचार की तरह देखूं? विचार को विचार की तरह देखने के लिए ही बुद्ध ने आनापान स्मृति योग की शिक्षा दी। आनापान स्मृति योग में हम अपनी सांस को देखते हैं। देखते तो हम अपनी सांस को, लेकिन कोई भी विचार उठता है, कोई भी शरीर पर स्पंदन होता है, कोई भी वेदना चित्त पर उठती है या शरीर पर, उन सभी वेदनाओं का, उन सभी तरंगों का, उन सभी विचारों का जो चित्त पर उठ रहे हैं, उनके हम साक्षी हो जाते हैं। इसलिए साक्षी हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी आती जाती सांस पर ध्यान को एकत्रित कर लेते हैं, अपने पूरे चित्त को आती जाती सांस पर केंद्रित कर देते हैं। और ऐसा करने से जो कुछ भी शरीर में घट रहा है, चित्त में घट रहा है और आसपास के वातावरण में घट रहा है, उन सभी का एहसास हमें स्पष्ट रूप से महसूस होता है, लेकिन हम उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है, अपने बारे में बताया है कि मैं 2015 से मेरा इलाज चल रहा है। मैं विचारों को सच समझता हूँ और विचारों में जो भी व्यक्ति आता है उससे बातचीत करने लगता हूँ। इसकी वजह से मुझे मेरे कार्य में देरी हो जाती है। अब मैं कैसे विचारों को विचार की ही तरह देखूं, उनके साथ अपने को संलग्न मत करूं, उनके साथ अपना तारतम्य हटा दूं। विचार आया, मैंने देखा और फिर छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि यह मित्र 2015 से इलाज करवा रहे हैं, तो ज़रूर इलाज के दौरान इन्होंने अब तक दवाइयों का इस्तेमाल भी किया होगा। और दवाइयाँ हमारे मन को शांत करने के लिए, हमारे ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्लो करने के लिए, माइंड को स्लो करने के लिए, माइंड की ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए वो दवाइयाँ दी जाती हैं। और जब हम माइंड को स्लो करने के लिए, माइंड के अंदर उठ रहे विचारों को स्लो करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। उससे हमारा शरीर सुस्त पड़ जाता है, हमारा मन सुस्त पड़ जाता है। क्योंकि 2015 से 2024 लगभग 10 साल होने को हैं। अगर कोई व्यक्ति
ओवर थिंकिंग का शिकार है। अगर कोई व्यक्ति विचार ही विचार उठा रहा है और उन विचारों को जो भी उठ रहे हैं उनके साथ अपने को संलग्न कर लेता है, तो होता क्या है कि पूरी शरीर की एनर्जी, पूरे माइंड की एनर्जी, पूरी ब्रेन की एनर्जी, जो भी एनर्जी हमारे पास है वह एनर्जी विचारों के माध्यम से उसका रिसाव होने लगता है। यह विचार हमारी समस्त ऊर्जा को पी जाते हैं और हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति खाली बैठा रहे भला, लेकिन उसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती, कुछ भी करने की ताकत नहीं होती। कारण यह कि विचारों में सारी ऊर्जा बर्बाद हो गई। जो ये कह रहे हैं कि विचार सच लग रहे हैं, यही एक दूसरी अवस्था भी है। यहाँ विचार सच लग रहे हैं, एक विचार आया वह सच लगा, उसके साथ हमने अपने को जोड़ लिया। अब वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, जो कुछ भी है, हम उसके साथ संलग्न हो गए। हमने उस विचार से अपने को जोड़ लिया। अब घंटों हम उस विचार से जुड़े रहेंगे, हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ ही व्यय हो जाएगी। यहीं दूसरी ओर बुद्ध पुरुष हमें एक और शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं या तो तुम पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में आ जाओ, ऑब्जर्व करना सीखो। बुद्ध की तकनीक ऑब्जर्व करने की है। आपने अपनी सांस को ऑब्जर्व किया, अपनी तरफ से न सांस ली न सांस छोड़ी, बस दृष्टा की तरह उसको ऑब्जर्व करते रहे। आप कहीं कुदरत के नज़दीक हैं, नेचर में हैं, आप एकांत में एक जगह बैठ गए। अब आपने वहाँ ऑब्जर्व करना शुरू किया, कौन कौन सी आवाज़ें चल रही हैं आसपास में, कौन कौन सी चिड़ियाएँ बोल रही हैं आसपास में। कौन कौन सी चिड़ियाओं बोल रही हैं का अर्थ यह नहीं है कि उन चिड़ियाओं के नाम आप मन में ढूंढना शुरू कर दो। कौन सी आवाज़ें चल रही हैं। मुझे तो अपने आप को उस आवाज़ को ऑब्जर्व करना है, न कि उसमें अपना दिमाग लगाना है, उसके फैक्ट्स को ढूंढना है। मुझे कोई फैक्ट्स नहीं ढूंढने, मुझे उसमें कोई तारतम्यता नहीं जोड़नी। मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे एक चींटी चल रही है जमीन से दीवार की तरफ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं उसके कदमों को देख रहा हूँ, मैं उसके वेग को देख रहा हूँ, चलने की गति को देख रहा हूँ। वह किस तरह से सूंघ सूंघ कर चल रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वह अपने रास्ते से फिर दूसरे रास्ते की तरफ चली जाती है, रास्ता छोड़ देती है, फिर दूर जाकर फिर वापस आती है, फिर उस रास्ते को पकड़ती है, फिर आगे जाती है, सूंघ सूंघ कर आगे चलती है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फिर रुकती है, फिर किसी वस्तु में टिक जाती है, फिर उसको छोड़ती है, फिर आगे बढ़ जाती है, फिर थोड़ा बाईं, फिर थोड़ी दाएं, फिर सीधे, और लगातार चलती जाती है। मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाता। अगर हम विचारों को इस तरह से देखने लगें
क्योंकि विचार तो उठेंगे। विचार हमारे संस्कारों का परिणाम है, विचार हमारे कर्मों का परिणाम है, विचार हमारे ऑब्जर्वेशन का परिणाम है। लेकिन उन विचारों पर नियंत्रण बनाए रखना भी तो हमें वो विरासत में मिला हुआ है कि विचारों पर नियंत्रण किस तरह से करना है। लेकिन अगर हम विचारों पर नियंत्रण न कर पाए, न रख पाए, तो फिर हम विचारों के साथ चले जाएंगे और धीरे धीरे हमारी स्थिति ऐसी ही हो जाएगी कि हम अपने को भूल जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी को विचारों में लगा देंगे। और आज हम जिस भी स्थिति में हैं, किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, जैसे यह मित्र हैं 2015 से, इनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन विचारों में तो हर कोई है। विचारों पर नियंत्रण तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन मुश्किल उसके लिए है जो अब विचारों में बहुत ज़्यादा, जिसने अपने आप को छोड़ दिया है। सबसे आसान तरीका है विचारों को विचार की तरह समझना, उसमें उलझना नहीं, उसमें फंसना नहीं, उसमें अपने आप को संलग्न करना नहीं। उसके लिए आनापान स्मृति योग करना होगा। और यह तो बुद्ध की तकनीक है, आनापान स्मृति योग, क्योंकि बुद्ध का पूरा विज्ञान, पूरी तकनीक, पूरा ध्यान ऑब्जर्वेशन पर केंद्रित है। ऑब्जर्व करना, चाहे वो भी विपश्यना हो, चाहे वो आनापान स्मृति हो, ऑब्जर्व करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जो हो रहा है उसको देखना, अपने मन को बीच में नहीं लाना। लेकिन अगर बुद्ध की तकनीक के अलावा और किसी बुद्ध पुरुष की तकनीक को देखें तो कबीर सिमरन कहते हैं। सिमरन, और सिमरन कौन देता है? गुरु। गुरु जो मंत्र देता है उसको सिमरना, लगातार रिपीट करना। क्यों? मन की कुदरती आदत है रिपीट करने की। इस रेपिटेशन में हम जब मन को लगा देते हैं तो मन को तो वैसे भी रिपीट कर रहा है, विचारों के साथ चला जाएगा, उनको रिपीट करता रहेगा। कोई घटना के साथ चला जाएगा, उस घटना को रिपीट करता रहेगा। कबीर कहते हैं कि इससे बढ़िया है कि सिमरन में इसको लगा दो, सांस सांस में सिमरन करो, कबीर कहते हैं। यह दूसरी बात हुई कि कोई गुरु मंत्र लेकर उसका सिमरन करना। अब सिमरन करते समय भी होश रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिमरन कर रहे और फिर वही बात। अब और मुश्किल हो गई, मुंह से, जीभ से कहीं सिमरन चल रहा है लेकिन ध्यान कहीं और, ध्यान फिर विचारों में चला गया। अब सिमरन करना छोड़कर हम विचारों में चले गए, फिर विचारों में संलग्न हो गए। और जो बुद्ध तकनीक दे रहे हैं आनापान स्मृति योग, जिसमें सिर्फ सांस को ऑब्जर्व करना है, देखना है, उसमें भी यही होता है। हम सांस को देखने के बजाय, सांस को ऑब्जर्व करने के बजाय फिर विचारों में चले जाते हैं, दूर विचारों के साथ चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, अरे मैं तो आनापान स्मृति कर रहा था। कबीर सिमरन कहते हैं, मैं अपने आप को सिमरन में लगाता हूँ, सिमरन करते करते मैं फिर विचारों में चला जाता हूँ, फिर दूर मंत्रयान। बुद्ध की शिक्षा में बाद में मंत्रयान या महायान की शाखा निकली, उसमें मंत्र का उच्चारण किया जाता है।
सिमरन किया जाता है, लगातार सिमरन किया जाता है। ये एक ही बात है, आप सिमरन करें, आप आनापान स्मृति से सांसों को ऑब्जर्व करें, या आप किसी और मंत्र का जाप करें। उद्देश्य सिर्फ यही है कि मन को किसी तरह से दृष्टा की तरह उसको रोक लेना, उसको एकत्रित कर लेना, उसको स्थिर कर लेना। उद्देश्य मन को स्थिर करने का है, मन को चंचल करने का नहीं। और विचारों में हम अपने मन को चंचल कर लेते हैं। एक विचार आया उसके साथ चले गए, फिर दूसरा विचार आया उसके साथ चले गए। हमने अपने आप को बिल्कुल ही आवारा छोड़ दिया। और यह आवारा की स्थिति फिर धीरे धीरे हमें एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहाँ पर हमारा सारा तारतम्य बिगड़ जाता है, जहाँ हमारी सारी ऊर्जा या विचारों के माध्यम से नष्ट हो जाती है। इसी जीवन ऊर्जा से जिसको हम एकत्रित करके, संग्रहित करके इससे ऊपर उठ सकते हैं, समाधि की तरफ, निर्वाण की तरफ बढ़ सकते हैं। एकत्रित कर कर ऐसे ही जैसे मैग्नीफाइड ग्लास, देखा ना मैग्नीफाइड ग्लास, सूर्य की तरफ से आ रही रोशनी को जब हम मैग्नीफाइड ग्लास में एकत्रित कर लेते हैं और मैग्नीफाइड ग्लास के बीच से जब वो रोशनी निकलती है, वो किरण निकलती है, तो जिस भी स्थान पर एकत्रित होती है उसको जलाने लगती है। यह हम सभी का अनुभव है। मैग्नीफाइड ग्लास सब हम सभी ने इस्तेमाल किए हैं स्कूल के दिनों में। साइंस स्ट्रीम जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास मैग्नीफाइड ग्लास उनके डिसेक्शन बॉक्स में होता है। वो प्रैक्टिकल करते हैं साइंस के मैग्नीफाइड ग्लास से। तो मैग्नीफाइड ग्लास की तरह जब हम अपने विचारों को, अपने विचारों के साथ न जाकर अपने मन को, अपनी मन की ऊर्जा को इसी तरह एकत्रित कर लेते हैं, तो उसमें एक बहुत ही सघन ऊर्जा एकत्रित होने लगती है। और यह सघन ऊर्जा ऐसी ही है जैसे आपने देखा कि जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो उसे एक वैक्यूम क्रिएट करना होता है, ऊर्जा को संग्रहित करके, एकत्रित करके, इकट्ठी करके फिर वो प्रेशर से ऊपर उठता है। ठीक इसी तरह से हम ध्यान में करते हैं, अपने छितरे हुए मन को, अपने छितरे हुए, फैले हुए ख्याल को एकत्रित करते हैं, जिससे ऊर्जा घनी होने लगती है। यही तो कारण है कि बुद्ध किसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन ऊर्जा इतनी सघन है, इतनी घनी है, इतनी ज़्यादा है कि जो भी आसपास का प्राणी होता है वो खिंचा हुआ चला आता है, चुंबक की तरह। और हम अगर अपनी इस जीवनदायिनी ऊर्जा को इस तरह से छितरा देंगे, इस तरह से बिखेर देंगे विचारों में, तो फिर हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। और जो व्यक्ति इस परेशानी से गुजर रहा है, कारण जो भी रहा हो, लेकिन परेशानी तो है ही, और मन का एक ढर्रा होता है,
वो एक ट्रैक पर चलता है, वो ट्रैक बनाता है, और जब वो उस ट्रैक पर चलने लगता है तो फिर उसको वो आदत का रूप ले लेता है। और यही कारण है मनुष्य की जो यह पूरी जिस तरह से इसको बनाया गया है कुदरत के द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। रहस्य यह है कि जिस भी काम को हम एक बार करते हैं, दूसरी बार उसको करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम एक बात को एक बार सोचते हैं तो दोबारा से उसकी सोचने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हम एक बात को देखते हैं तो उसको दोबारा देखने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हम एक कृत्य को करते हैं तो दोबारा उसको करने की संभावना बढ़ जाएगी और बेहतर तरीके से करने की संभावना बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे वो आदत का रूप ले लेती है, वो एक ट्रैक बना देती है। यह मनुष्य को विरासत में मिली हुई तकनीक है, और इसी के सहारे उसका उत्थान होता है, विकास होता है। तो हमें इस मन के मैकेनिज्म को समझना होगा, और मन को कभी भी इतना फ्री नहीं कर देना होगा। इतना इसकी बागडोर को अपने हाथ से छोड़ देने का अर्थ है कि अब यह पूरी तरह से आवारा हो जाता है, और ये फिर जो कुछ सोचना चाहता है हम इसको उस रास्ते पर लगाते हैं, और यह चेन पर चेन बनती चली जाती है। एक बात से दूसरी बात को सोचता है, दूसरी से तीसरी को सोचता है, फिर यह अनुसंधान करता है। फिर हम जो यह बात सोच रहा था उसको गूगल में देखेंगे। आजकल तो यह भी फैसिलिटी हो गई है, गूगल में देखा सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, और देखा फिर उससे और देखा। हम सोच रहे हैं कि हम ज्ञानी हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन यह ज्ञान किसी काम का नहीं, क्योंकि यह ज्ञान हमें अनंत की तरफ ले जा रहा है, जिसमें से कुछ भी निकलने वाला नहीं। भटकाव ही भटकाव है। बेहतर यह है कि हम इसको नियंत्रित करें, बेहतर यह है हम इसको कंट्रोल में रखें, बेहतर यह है कि हम इसको जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाएं, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ न लगाएं। इसकी बागडोर हमारे हाथ में होनी चाहिए, इसकी लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। यह ऐसे ही हो गया जैसे एक छोटा सा बच्चा दिन भर खेलता रहता है। अगर हम उसे न भेजें स्कूल पढ़ने के लिए तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पागल हो जाएगा, वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। उसके दिमाग का कोई विकास नहीं हो पाएगा, उसके मन का कोई विकास नहीं हो पाएगा, उसकी सोचने समझने की तर्क शक्ति विकसित नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पूरी तरह से उसको कंट्रोल से बाहर कर दिया। हमने उस पर कोई नियंत्रण नहीं किया, उसको नियंत्रित नहीं किया। जबकि होना यह चाहिए कि हम उस बच्चे को स्कूल भेजें, उसको थोड़ा सा नियंत्रण में रखें, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। यही नियंत्रण की वजह से ही बच्चे को स्कूल भेजने के वक्त उसको पूरी तरह से ड्रेसअप किया जाता है। उसके लिए क्लास में पूरी एक शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, क्लास का पीरियड का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है। नहीं तो अगर बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया जाए तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं, जब मर्जी आ जाओ, पढ़ लो, फिर वापस चले जाओ। कभी 45 मिनट की क्लास हो गई, कभी 5 घंटे की क्लास हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी ड्रेस में आ गए, घर के कपड़ों में आ गए, बाल बने हैं नहीं बने हैं, ऐसा नहीं है। एक डिसिप्लिन है। बच्चे को क्यों यह डिसिप्लिन दिया जा रहा है?
बचपन से ही मन को इस तरह से नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ताकि वह उसकी लगाम हमारे हाथ में रहे, हम उसको जैसे चाहें, जहाँ चाहें वहाँ लगाएं, मैग्नीफाइड ग्लास की तरह। उस ऊर्जा को हमें जहाँ पर केंद्रित करना है वहीं लगाएं, नहीं तो वो पूरी तरह से छितर जाएगी, बिखर जाएगी। सूरज की रश्मियाँ तो निकल ही रही हैं और उनसे हम किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन जब हम मैग्नीफाइड ग्लास का सहारा लेते हैं तो हम उन रश्मियों को एकत्रित कर लेते हैं, और एकत्रित करने से जो ऊर्जा निकलती है उससे हम अग्नि पैदा कर देते हैं। यह हम सबका अनुभव है। विचारों को विचार की तरह ही देखने, जो इन्होंने अंत में पूछा है क्वेश्चन में, विचार को विचार की तरह कैसे देखें, तो विचार को विचार की तरह देखने के लिए मन को नियंत्रित करना होगा, और इसके लिए एक इलाज है आनापान स्मृति। विचार को सिर्फ विचार की तरह देखते रहें, दूर जैसे बादल उड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं अपनी बालकनी से या अपनी छत से। हम उन बादलों को पकड़ने नहीं जाते, हम उन बादलों को सिर्फ देखते हैं, उस दृश्य को देखते हैं, और वह दृश्य दूर फिर खो जाता है और हम फिर अपने घर के अंदर आ जाते हैं, फिर अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। इसी तरह से विचार को विचार की तरह देखना सिर्फ दृष्टा भाव से देखने के लिए आनापान स्मृति योग है। आनापान स्मृति योग की शुरुआत विचार को देखने से नहीं होती, शुरुआत तो होती है सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से, क्योंकि सांस कुदरत जन्य तरीके से चल रहा है और सांस के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पकड़ पाएंगे जो कुदरत जन्य तरीके से चल रही है। लेकिन हम सांस को आसानी से देख पाते हैं, आसानी से समझ पाते हैं, इसलिए बुद्ध ने कहा कि यह सबसे आसान तरीका है कि सांस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, एकत्रित किया जाए, और इससे हमें एक आदत बनती है ऑब्जर्वेशन की, दृष्टा भाव की, और इस दृष्टा भाव के माध्यम से, इस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम अपने विचारों को फिर विचार की तरह देखेंगे, और कौन से विचार को हमने कर्म तक पहुंचाना है और कौन से विचार को हमने छोड़ देना है, यह फिर हमारा डिसीजन होगा। हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, हम नियंत्रण में रहेंगे, अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे, अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे। शुरुआत करनी होगी आनापान स्मृति से। इसीलिए डॉक्टर भी जब इस तरह के लोगों को इलाज देते हैं तो वो फिर उसमें योगा, मेडिटेशन यह भी ज़रूर कराते हैं। मैं खुद भी ऐसे किसी अस्पताल में कभी किसी मरीज को देखने गया था, अपने किसी करीबी व्यक्ति को, तब मैंने यह पूरे सिस्टम को देखा है। तब मैंने मन को समझने की कोशिश की है, तब मैंने मन में उठ रहे तूफानों को देखा, कई दिनों तक देखा, उस पर रिसर्च की और यही पाया कि ध्यान साधना से ही इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई उपचार है नहीं। दवाई कोई उपचार नहीं है, दवाई तो किसी तरह से अपने आप को बचाए रखने का एक जरिया है, अपने आप को सुस्त कर लेने का, अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल में रखने का, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। शरीर कमज़ोर हो जाता है, मन कमज़ोर हो जाता है, मनुष्य कुछ भी डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं रहता। और बेहतर यही है कि जब भी कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग से गुजर रहा हो, बेहतर यही है कि वो विपस्सना ध्यान का सहारा ले,
वो आनापान स्मृति का सहारा ले, वो किसी और ध्यान विधि का सहारा ले। यही उपचार हो सकता है और यह उपचार हमेशा के लिए हो सकता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेकिन करना होगा, मेहनत से करना होगा, रोज करना होगा और किसी की गाइडेंस में करना होगा, तब परिणाम आएंगे। नमो बुद्धाय।